कोरोना पे सरकार काबू नहीं पा सकती है, आज तक कोई मेडिसिन बना नहीं पाई। सरकार को और सरकार के कानून के विधि विशेषज्ञों को कानून की और बहुत सी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी की भीख मांगने की एक आदत हो गई। मुख्यमंत्री कहता हो ठोक दो, तो देश की पुलिस क्या करेगी? ठोक देगी। हम बात करने जा रहे हैं समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी से और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी पार्टी के द्वारा और उनके द्वारा क्या तैयारियां चल रही हैं आने वाले इलेक्शन के लिए। 2022 में इलेक्शन होना है, सभी जानते हैं, और कितनी क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जो भी तैयारियां चल रही हैं वो किस स्तर तक पहुंच चुकी हैं और अभी क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। इन सभी मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे और आपको भी बताएंगे कि समाज सेवक पार्टी किस तरीके से लोगों से जुड़ी हुई है और लोगों की इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के बाद जब लोगों का रोज़गार छिन चुका है, सारी चीज़ें हैं, वो किस तरह से लोगों से जुड़ करके उनकी मदद कर रहे हैं। आइए सीधा सर से जुड़ते हैं और उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि मेरी बातें तो आप हमेशा सुनते रहते हैं लेकिन चीज़ें अलग हो जाती हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वक्त दिया आपने। जी मैडम। सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि देखिए लॉकडाउन ख़त्म हुआ, पाबंदियां अभी भी जारी हैं लगातार, लेकिन जो आम इंसान की ज़िंदगी है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसकी ज़िंदगी पर इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है? देखिए, इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने सरकार से बहुत पहले ही कहा था कि लॉकडाउन आप लगा दीजिए। माननीय उच्च न्यायालय को न्यायपालिका का काम है न्याय देखना, विधायिका के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार उनको नहीं था। क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का आदेश दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने, मुख्यमंत्री महोदय यूपी के सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर को उसको बदल दिया और बाद में फिर योगी जी ने, उन्हीं का कथन था कि हम गरीबों की जीविका और जीवन दोनों को बचाएंगे, और बाद में फिर उन्होंने लॉकडाउन कर करके गरीबों को फिर ला करके फुटपाथ पर खड़ा कर दिया। आज की तारीख में गरीब एक एक दाना, एक एक रोटी खाने के लिए मोहताज है, जिसके लिए कोई भी बीजेपी का विधायक किसी भी गरीब को पूछने अपने क्षेत्र में जीतने के बावजूद भी नहीं जा रहा है। और समाचार मीडिया ने दिखाने के बावजूद भी सरकार को कुछ समझ में नहीं आता है कि जनता मरती है, मर रही है, भूखों मर रही है, गरीब मर रहा है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिशन 2022 की मंत्रणा चल रही है सरकार की। अब रही बात कि समाज सेवक पार्टी ने क्या मदद की, तो मैडम प्रश्न साधारण सा ये है कि यदि किसी की मदद समाज सेवक पार्टी ने की, किसी भी गरीब की मदद की, तो पहली चीज़ तो हम उसको गरीब नहीं कहेंगे, वो भारत का एक सम्मानित नागरिक है। परिस्थिति का वो दास है, परिस्थितियाँ ने उसको मजबूर किया और उसकी जिम्मेदार सरकार है। कोरोना पे सरकार काबू नहीं पा सकती है, आज तक कोई मेडिसिन बना नहीं पाई, नियंत्रण कोई है नहीं, तो लॉकडाउन करके किसी को घर में बंद कर देना, उसके रोजगार को पूरी तरीके से बंद कर देना, न्यायपालिका को पूरी तरीके से बंद कर देना, ये कानून के खिलाफ है। सरकार को और सरकार के कानून के विधि विशेषज्ञों को कानून की और बहुत सी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है कि जबरन कोरोना कर्फ्यू लगा करके, रात में कर्फ्यू लगा करके व्यापारियों को आप कौन सा लाभ पहुंचाना चाहते हैं, कौन सा उनका लाभ कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं। समस्याओं का हम सर यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं, जिस वक्त हाई कोर्ट ने कहा था कि आप लगा दीजिए लॉकडाउन, उस वक्त तो मौजूदा सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, हम तो लोगों की ज़िंदगी, लोगों का रोज़गार, लोगों की जीविका, ये सारी चीज़ें बचाना चाहते हैं। तो एक तरीके से दोषी यहाँ पे कौन हुआ? क्योंकि बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही काम किया, अगर उस वक्त कर देते तो शायद हालात ये ना होते। जी, इसके पूरी तरीके से जिम्मेदार जो है, चूँकि ये फैसला कैबिनेट में लिया था, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। उनका निर्णय, शायद वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत न गए होते तो कुछ नियंत्रण पाया जा सकता था। जो इतने लोग जो है दिवंगत हुए हैं वो ना हुए होते। और भारत में क्या सुविधाएं हैं, उत्तर प्रदेश में क्या अस्पताल की सुविधाएं हैं, यदि ये मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस गलत इलाज होने से वीरेंद्र श्रीवास्तव जी दिवंगत हुए लोहिया हॉस्पिटल में,
जिसकी जांच आज भी सर्वोच्च न्यायालय करवा रही है अपनी देखरेख में। अब रही बात कि गरीबों, इन्हीं का जुमला था, इसको जुमला कहेंगे कि हम जीविका भी बचाएंगे और जीवन भी बचाएंगे। ना ये जीविका बचा पाए न जीवन बचा पाए, ये केवल इनका जुमला था। और आज ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून ला रहे हैं, एक तरफ जनसंख्या कम कर रहे हैं, इसको क्या मानेंगे कि आपने हत्या कराई जानबूझ करके। आपको मालूम था बंगाल में आपने रैली की, 5 स्टेटों में रैली की, जबकि आपका बार बार WHO से लेकर के सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना से खतरा हो सकता है। चेतावनी दी गई थी सर, चेतावनी दी गई, और चेतावनी देने के बावजूद भी प्रदेश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में ममता दीदी दीदी चिल्ला रहे थे। लाखों की भीड़ पर राहुल गांधी जी ने कहा कि रैली करना उचित नहीं है, इससे जनता के जीवन को खतरा हो सकता है, जिनकी बात की कोई अहमियत नहीं मानी जाती है। हाँ, क्योंकि बीजेपी सिकंदर की तरह भारत पर एक राज्य स्थापित करना चाहती है, और उसी का परिणाम 5 स्टेटों में मिला है, और वही उससे बदतर परिणाम यूपी में बीजेपी को देखने को मिलेगा। बंगाल में रैलियां की आपने बिना मास्क लगाए, लाखों लोगों की भीड़ जमा की आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के नाम पर, और हवाला देते हैं आप कि हमने तो सारी चीज़ें की, तीसरी लहर के लिए भी तैयार हैं। दूसरी लहर में तो आपने कौन से झंडे गाड़ लिए, लोग इतनी ज़्यादा मौतें हुई, और अब ऊपर से आप लेकर के आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। इससे आपके इरादे क्या साबित किए जा सकते हैं? ये जनता भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और सरकार के इरादे भी बिल्कुल साफ हो चुके हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। सर, यहाँ पे थोड़ा हम आपसे जानेंगे कि अभी बंदिशें लगातार जारी हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात आपको बताऊं कि मैं गई हुई थी कुछ स्ट्रीट फूड खाने के लिए। कभी कभी मन कर जाता है मेरा भी खाने का। तो जैसे ही 7 बजा, एक दरोगा जी आते हैं और पूरे में भ्रमण करते हैं। अब बेचारा जो 10-10, 5-5 रुपए का टिक्की बताशा है वो बेच करके खा रहा है, 7 बज गया, आपके ऊपर डंडा चलना शुरू। एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से गुंडई पर उतारू है। 7:05 हुआ नहीं कि उन्होंने डंडा बरसाना शुरू कर दिया। ये हमने अपने आंखों देखा हाल बता रही हूँ आपको। तो पुलिस प्रशासन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस प्रशासन कमिश्नरी लागू होने से निरंकुश हुआ और निरंकुश है। ऐसा आपने एक उदाहरण देखा, हमने सड़कों पर सैकड़ों उदाहरण देखे। यहाँ पे फल के ठेले पलट दिए गए, मारा गया। मास्क के लिए अभी PGI में मास्क न लगाने की वजह से लड़के को बैठा करके मारा गया, जो बहुत नाबालिग बच्चा था। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता हो ठोक दो, तो उस देश की पुलिस क्या करेगी? ठोक देगी, ठोक ही रही है। योगी जी से मेरा एक सवाल है, क्या वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं? वो बताएं कि जब से वो मुख्यमंत्री हुए हैं तब से कितने ब्राह्मणों की उन्होंने फर्जी रूप से हत्या कराई है, उसकी गिनती बताएं। और वो ब्रह्म हत्या के दोषी हैं, और ब्रह्म हत्या उनको नेस्तनाबूद कर देगी। आम जनता की मौतों के भी जिम्मेदार हैं। देखिए, बीजेपी ने जब भी सत्ता हासिल की तो जनता के लाशों पे सत्ता हासिल की। गोधरा हत्याकांड इस बात का जीता जाता प्रमाण है। आज देश का दुर्भाग्य है कि देश के तर्ज पार हमारे देश का गृह मंत्री है। लाशों पे खड़े होकर के आपने जो कुर्सी हासिल की है, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया इस कोरोना काल में, और उनकी जान की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं है सर। केंद्र सरकार ने सीधा अपना बता दिया है कि मेरे पास बजट नहीं है, मैं कोरोना से मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दे सकता। हमारा केंद्र का जो कैबिनेट है वो किसी भी तरीके से कोरोना के जो मौत हुई है उनके परिवारों को किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं दी जाएगी। क्या आम इंसान जिसने अपनी पूरी फैमिली खो दी, पूरे लोग खो दिए, किसी के घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं रहा, उनकी जान की सिर्फ 4 लाख कीमत भी नहीं है कि उनको किसी तरीके से जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे? देखिए मैडम, आज से कुछ समय पहले मैंने भी पेपर में पढ़ा था कि सरकार के पास बजट नहीं है, कि कोरोना में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस बात का एफिडेविट दिया है
कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो कोरोना में मृतकों को पैसा दे सके। जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य मुख्यमंत्री महोदय लोगों से कहना चाहूँगा कि उनकी जगह यदि मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता तो और देश की ऐसी स्थिति होती तो पहला प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति 2014 से सरकार में आप बीजेपी सरकार है तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई। पहली चीज़ तो इसको कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने स्वीकारा तो कि देश की अर्थव्यवस्था 2014 के बाद स्वीकारा तो कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। अब प्रश्न ये आता है कि यदि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ है और मैं इनकी जगह मुख्यमंत्री हूँ या मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं अपने सारे विधायकों की सारी सुविधाएं जो भी सरकारी मिल रही हैं वो सब बंद करूँगा, सैलरी बंद करूँगा, लेकिन उस हर मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता 4 लाख नहीं कम से कम मैं 20 लाख दूंगा, क्योंकि इतनी सैलरी सांसद विधायक MLC सबकी रोक देने के बाद मृतकों के परिजनों को देने के लिए आ जाएगी। हाँ, बीजेपी सरकार ने ये ज़रूर कहा कि उन बच्चों की परवरिश हम करेंगे जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप इसमें मर गए हैं। आज सरकार है, कल सरकार नहीं रहेगी, ये वो भी जानते हैं, चले जाएंगे। तो जुमलेबाजों की कोई कमी नहीं है बीजेपी सरकार में। उनके भविष्य का क्या होगा इसका कुछ भी पता नहीं है। इसका कुछ भी नहीं पता है। जब बीजेपी सरकार का ही नहीं पता है कि 2022 में आएगी कि नहीं आएगी, ये तो बीजेपी को कल कब नहीं पता है। आज भी बीजेपी में आपस में भितरघात चल रहा है, मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई हो रही है। तो जब बीजेपी के ही भविष्य का पता नहीं है तो उन बच्चों के भविष्य की कौन सी गारंटी ये लेने चले हैं? कौन से स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिए हैं, कौन सा एग्रीमेंट किए हैं कि उन बच्चों के भविष्य सुधारेंगे? सर थोड़ा मुद्दा चेंज करते हैं और थोड़ा महंगाई की तरफ चलते हैं। रोज़गार बंद पड़े हैं, कोरोना के बाद का लॉकडाउन खुला हुआ है, 1-1 रुपए की मोहताजी है लोगों के पास। कहाँ से लोग पेट्रोल भरवाएंगे? 200 रुपये लीटर पहुँच गया है आपका कड़वा तेल, सरसों का तेल। पेट्रोल के दाम भी यही शतक के पार होने वाले हैं, कहीं कहीं तो हो चुके हैं। जब लोगों के पास पैसा नहीं है और सरकार गुजारिश कर रही है लोगों से कि भाई हमारे पास तो है ही नहीं, अब हमें आप लोगों की मदद चाहिए, तो जनता तो सरकार की हमेशा से मदद करती आई है। वोट भी उसने दिया, तब जाके आप विराजमान हुए उसी कुर्सी पर, और आज आप बोल रहे हैं कि सरकार के खजाने में बजट ही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की भीख मांगने की एक आदत हो गई है कि जनता से भीख मांग करके और कॉरपोरेट सेक्टर से भीख मांग करके अभी एक कोविड केयर फंड उन्होंने बनाया था, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष था। इसमें लोगों ने दान जो है 2020 में ही अरबों रुपए दिए थे। उस पैसे का कोई RTI से हिसाब भी नहीं ले सकता है, ना कोई मांग सकता है, ना ही प्रधानमंत्री महोदय इसका कोई हिसाब देने वाले हैं। अब चीज़ ये आती है कि उतना पैसा कितना पैसा गया ये भी जनता को नहीं मालूम है। हर चीज़ जनता से चाहिए। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आप पेट्रोल और डीजल बढ़ा रहे हैं, जब डीजल का रेट बढ़ेगा 100 के पार लगभग डीजल भी जा रहा है, तो देश की हर चीज़ महंगी हो गई। आपने GST लगाई, जब आपने GST लगा दी तो हर चीज़ पे GST डबल हो गई। एक रिक्शे वाला भी अपना मोबाइल रिचार्ज करा रहा है तो वो 18 रुपये GST का दे रहा है। जैसे LIC आदमी अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है, जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी LIC की इंस्टॉलमेंट में 2 GST कटती है, 145 रुपये की, 145 रुपये की 2 बार GST कटती है एक ही रिश्ते। मेरे पास रसीद भी उसकी है। अब प्रश्न ये है कि आदमी पेट्रोल कहाँ से भरा रहा है? देखिए, यदि आदमी पेट्रोल भरा रहा तो वो उसकी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि उसको नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, काम करना है। काम नहीं करेगा तो इस विपत्ति से बाहर कैसे निकलेगा? ये विपत्ति तो सरकार की अपनी फैलाई हुई है ना। अब जनता को उस विपत्ति से झेलना है और जनता को ही समझना है कि उसका निर्णय गलत है या सही है। जनता ने घूम फिर करके आज तक केवल 4-5 पार्टियों को अवसर दिया, किसी नए आदमी को नहीं दिया। पार्टी का चुनाव चिन्ह देखा। और जो गांव में अनएजुकेटेड लोग होते हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहीं तक दोषी है कि चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पंजीकृत नहीं होता, वो अस्थायी होता है। और सारी पार्टियां BJP, BSP, कांग्रेस, सपा
उसको ट्रेडमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे नई पार्टियों को चुनाव चिन्ह नामांकन भरने के बाद दिया जाता है। तो दोहरी नीति पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलती है। जी। अब चीज़ ये आती है कि यदि सरकार के पास पैसा नहीं है और पेट्रोल महंगा है और डीजल महंगा है, तो सरकार कच्चा तेल कहाँ से खरीद रही है? भाई कच्चा तेल तो गल्फ कंट्री से आता है। बिल्कुल। भाई कच्चा तेल इंडिया में नहीं पैदा होता है। और सर खजाना नहीं है आपके पास तो थोड़ा रुक कर लेते हैं सेंट्रल वेस्टा की तरफ। हाँ, सेंट्रल वेस्टा कहाँ से बन रहा है? इतना बजट कहाँ से आया? वो ज़रूरी था? इतना बजट कहाँ से आया? तो सब कुल जगह मिला करके आपको जनता के दुख में खड़े नहीं होना है, जनता को लूटना है। ये बीजेपी की पॉलिसी है और इसी पॉलिसी पे बीजेपी ने 2014 से अब तक काम किया है। वही है सर, करे कोई और भरे कोई और, हर सूरत में भुगतना और बर्दाश्त सिर्फ जनता को करना पड़ेगा। जी, यदि जनता नहीं इस पर विचार करती है और किसी नए विकल्प को वो नहीं चुनती है, किसी पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को नहीं चुनती है, तो निश्चित तौर पे आज़ादी 1947 से आज तक जनता भुगतती आई है। जनता ही भुगतेगी, दूसरा नहीं कोई भुगतेगा, क्योंकि वोट दे करके गलती भी जनता कर रही है, प्रलोभन में जनता आ रही है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन आ रहा है और उसमें कुछ बड़ी मीडिया भी जो है उन लोगों की गलत चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके सही पेश करके दिखा रहे हैं, तो जनता को तो वही दिख रहा है। तो दोषी तो एक तरीके से जनता भी है और जनता से ज़्यादा मैं उनको कहूँगा जो जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं विश्वास देने के बाद। बिल्कुल। जनता सर क्या है? जनता वही है कि आप जिस तरीके से आप एक बच्चे को लॉलीपॉप दिखा देते हैं कि भैया इधर आना, मुझे अच्छा वाला लॉलीपॉप मैं तुम्हें दूंगा, तो जनता तो वही है सर। जनता को जिधर भी आप मोड़ना चाहें, जनता को हमेशा से वोट बैंक की तरह ही यूज़ किया गया है और ये पार्टिकुलर मौजूदा जो सरकार है उन्होंने तो एजेंडा बना लिया है वोट बैंक की तरह जनता का इस्तेमाल करने का। सिर्फ इस्तेमाल करना है, विश्वास बाद में कर लेंगे कि आपके वादे, हमने जो आपसे वादे किए थे वो क्या किए थे वो तो हमें भी याद नहीं है, क्योंकि हम अभी सीट पर विराजमान हैं। जब यहाँ से जाएंगे तो फिर से देखा जाएगा कि अब की से कौन से जुमलों की सरकार हम लेकर के आएंगे और किस तरह से जनता को फिर से अपनी तरफ करेंगे। सर लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जनता जो आपकी क्षेत्र की जनता है, आप लोगों से संपर्क करते हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरह से 2022 में उनका सपोर्ट चाहिए आपको? देखिए, मैं जनता से केवल अपील कर सकता हूं कि वो समाज सेवक पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात को वो माने। मैं कोई प्रलोभन जनता को नहीं दे रहा हूं, मैं करके दिखाने में भरोसा रखता हूं। एक बार यदि जनता ने अवसर दिया तो दोबारा इन सारी पार्टियों को भूल जाएगी, क्योंकि हमारी पार्टी जो है जनता ही चलाएगी। जो जनता निर्णय देगी उस पर समाज सेवक पार्टी काम करेगी और हमारी पार्टी में जाति धर्म का कोई भी स्थान ही नहीं है, केवल काम का स्थान है कि हम जनता के लिए क्या करें। जिसको मौजूदा सरकार ने एजेंडा बना लिया है, जिसको मौजूदा सरकार ने एजेंडा तो बनाया, लेकिन एजेंडा बनाने के बाद उसके 1% भी वो खड़े नहीं उतरे और जितनी भी सत्तारूढ़ पार्टियां रहीं, केवल उन्होंने जनता के साथ वादे किए, काम नहीं कुछ किए। तो डिसाइड आपको करना है 2022 में आपको कौन सी सरकार चाहिए? जुमलों की सरकार चाहिए या वो सरकार चाहिए जो आपके सुख दुख में हर तरीके से आपके साथ खड़ी रहे? मैं ये तो नहीं कहती कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि मौका सबको मिलना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, यानी साइमा के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।